नमस्कार दोस्तों, ट्रू IQ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी DLED यानी BTC विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्त, बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे ही परमाणु कहते हैं। दोस्त, दूसरे शब्दों में बात कहें तो किसी तत्व का सबसे छोटा कण यानी सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चौड़ी मोटी कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो दोस्त, जो चौड़ी मोटी तथा कटीली संरचना वाला पौधा होता है उसको हम लोग नागफनी कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो दोस्त, घर्षण बल को कम करने के उपाय कि मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। यानी दोस्त, अगर घर्षण बल को कम करना है तो ग्रीस या तेल लगाएंगे तो वो अच्छे से चलने लगेगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के मादा अंग का नाम बताइए। यानी पुष्प के मादा अंग का नाम क्या होता है? तो जयांग होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो दोस्त, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन की क्रियाएं होती है, पोषण की, उत्सर्जन की, यानी अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो दोस्त, शाकाहारी का मतलब होता है जो साग सब्जी खाता है, और जो मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस मछली खाता है, उसी को मांसाहारी कहते हैं। जैसे बकरा हो गया, खरगोश हो गया, यह सब का है शाकाहारी है। लेकिन यहाँ पर शेर, चीता जो हो गया, ये सब का होते हैं मांसाहारी होते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो दोस्त, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि समय का मानक मात्रक क्या है। तो दोस्त, समय का मानक मात्रक सेकेंड होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त, चलिए देखते हैं कि पहला अंतर क्या होता है। तो पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। यानी दोस्त, देखते हैं कि जो पौधा होता है बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जो जंतु होते हैं वह एक सीमित अवस्था तक ही बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, दूसरा देखते हैं कि पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधा अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्त, तीसरा देखते हैं कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव की वृद्धि हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो दूध एक समांगी मिश्रण होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। यानी पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़े के पास ले जाया जाता है तो टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगती हैं, तो ऐसा विद्युत बल के कारण होता है। यानी दोस्त, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जो कलम होता है, कलम को अपने बाल में रगड़कर जब कागज़ के छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते थे तो वह कागज़ कलम में चिपक जाता था, तो वही दोस्त हम लोग का विद्युतीय बल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है। तो दोस्त, पहला धारारेखीय शरीर, दूसरा पंख और तीसरा गलफड़े। यानी दोस्त, ये 3 चीज़ें मछली के जल में रहने के लिए आवश्यक है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधों की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो दोस्त, कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता का पूर्ण करने हेतु कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपड़ी आदि। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक विशेषता बताइए। तो दोस्त, जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी,
कमल, कुमुदनी पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की 2 विधियां लिखिए। तो दोस्त, अलैंगिक जनन की 2 विधियां, एक मुकुलन होता है, एक विखंडन होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो किन्हीं 2 सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो दोस्त, अदरक के तनों के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो दोस्त, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य बल से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, यानी यह बराबर ma होता है। यानी चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त, पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे पदार्थ जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। तो दोस्त, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप माप सकते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं कि क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्त, इसका पहला कार्य होता है कि इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, पहला कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यह दूसरा कारण होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि वर्धी जनन की 2 विधियाँ बताइए। तो जड़ों द्वारा वर्धी जनन का उदाहरण जो है डहेलिया, शकरकंदी, ये 2 जड़ों द्वारा वर्धी जनन का उदाहरण है। और तने द्वारा वर्धी जनन का उदाहरण आलू, प्याज, हल्दी और लहसुन, ये तनों द्वारा वर्धी जनन का उदाहरण है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जड़ के प्रकार बताइए। तो दोस्त, जड़ के 2 प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ बताइए। तो दोस्त, अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ, एक विखंडन होता है, एक मुकुलन होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो दोस्त, जो 3 कीटभक्षी पौधे हैं, ये पहला ड्रोसेरा होता है, दूसरा नेपेंथिस होता है और तीसरा यूट्रिकुलेरिया होता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं कि सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो दोस्त, एक इसमें बायां दलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग होता है, एक जायंग होता है। ये पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं कि भंगुर और अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो दोस्त, भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, कोयला हो गया, अगर इनको तोड़ेंगे तो यह तुरंत टूट जाता है। यानी दोस्त, वे पदार्थ जिनको तोड़ने पर छोटे छोटे कोड़े में टूट जाते हैं, उसे ही हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब भंगुर पदार्थ देखते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, उसे अभंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो यह टूटेगा नहीं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, ऊर्ध्वपातन वे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले वह सीधे गैस अवस्था में बदलते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे नौशादर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, अगर इनको जलाएंगे तो यह बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाती हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं कि मूल मात्रा किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती है। इन राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रा कहलाते हैं। उदाहरण दूरी एवं समय मूल राशियाँ हैं तथा मीटर एवं सेकेंड इसके मात्रक हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इसे गति को क्या कहते हैं। तो दोस्त, इस गति को दोलन गति कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न में चलते हैं। तल छठीकरण की प्रक्रिया समझाइए, यानी तल छठीकरण क्या है। तो दोस्त, द्रव में अविलय ठोस पदार्थों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अयों को निथारना ही तल छठीकरण कहलाता है। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि घूमते हुए
लट्टू में किस प्रकार की गति होती है? तो दोस्त घूमते हुए लट्टू में घूर्णन गति होती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कितने ज्ञान इंद्रिय पाई जाती है? तो दोस्त हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय पाई जाती है। आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये 5 क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो दोस्त जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस यानी विषाणु को कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुंकेसर जो होता है पुष्प के नर अंग का नाम होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थों की आवृत्ति एवं आयतन कैसी होती है? तो दोस्त ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा पूर्ण हरिम यानी क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? तो दोस्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न है कि पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो दोस्त पौधों के 5 भाग होते हैं। एक जड़ होता है, दूसरा तना होता है, तीसरा पत्ती होता है, चौथा फूल होता है, 5वां फल होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधों में 48 होते हैं। और दोस्त अगर पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 23 जोड़ी होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है या किस पदार्थ का बनी होती है? तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर दोस्त पूछा जाएगा कि जो जंतु कोशिका होती है यह किसकी बनी होती है? तो दोस्त जंतु की कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न में चलते हैं कि जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए, यानी जंतुओं और पौधों में समानता क्या होता है? तो दोस्त पहला इसमें वृद्धि यानी जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, यानी यह समय समय के साथ बड़े होते हैं। दूसरा है कि जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है जबकि पौधों का आकार विशाल रूप में फैलता है। तीसरा होता है श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्न में चलते हैं कि पुष्प क्या है? तो पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि सजीव किसे कहते हैं? तो दोस्त सजीव हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधा जो जीवित प्राणी है उसी को हम लोग सजीव कहते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि निर्जीव किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिसमें जीवन नहीं होता उसे क्या कहते हैं भैया? निर्जीव कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, वाहन आदि जो होता है इसमें क्या होता है? जान नहीं होता है, इसी को हम लोग निर्जीव कहते हैं। यानी दोस्त जिसमें जान होगा उसको सजीव और जिसमें जान नहीं होगा उसको निर्जीव। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो दोस्त भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है और दूसरा कार्य है पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पेड़ पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन सी होता है? तो दोस्त पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित विधियाँ होता है। पहला होता है मुकुलन होता है, दूसरा खंडन होता है, तीसरा बीजाणुओं द्वारा होता है, तीसरा कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो दोस्त लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है, लेकिन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति करना यह वृत्तीय गति का उदाहरण है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पौधे की पत्तियों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो दोस्त जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और जल की नमी के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसके कारण यह ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 4 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है
तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दोस्त मान के चलिए कि एक वृत्त में एक कण चक्कर लगा रहा है, तो वह भी आधा चक्कर लगाता है। दोस्त इसकी दूरी हम लोग वृत्त की परिधि के बराबर ही होता है, लेकिन आधा जा रहा है, तब वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो उसका अगर दूरी निकालना होगा तो 2πr में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कटेगा यानी πr। तो दोस्त यहाँ पर πr का मान 3.14 रखेंगे और त्रिज्या का मान हम लोगों का पहले से इसमें दिया हुआ है 4 सेमी होता है। इस तरह गुणा करेंगे तो हम लोगों का 12.56 सेमी यह हम लोग का दूरी आएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर दिया है कि विस्थापन कितना होगा। तो दोस्त विस्थापन के लिए हम लोग जानते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। मान के चलिए कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच का दूरी, यहाँ पर भी यह त्रिज्या होगा, यहाँ पर भी त्रिज्या होगा, यानी 4 यहाँ से 4 यहाँ से जोड़ेंगे तो हम लोगों का 8 सेमी होगा। इस तरह हम लोगों का विस्थापन 8 सेमी होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। तो दोस्त फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे पोस्ता में होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। तो दोस्त परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां है, पहला जल द्वारा होता है, दूसरा हवा द्वारा होता है, तीसरा कीटों द्वारा होता है और चौथा पक्षियों द्वारा होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो पौधों में निम्नलिखित 3 प्रकार के जनन होते हैं। एक वर्धी जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। तो दोस्त पत्तियों के 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक पराधार होता है, एक परवृंत होता है, एक तीसरा होता है हम लोग का परफलक होता है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो दोस्त 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं और 1 माइक्रोमीटर में 10/6 पिकोमीटर होते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वर्निक कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्त उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक उपापचय होता है, एक अपचय होता है। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसी होती है। तो दोस्त ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। चलिए दोस्त यहीं पर हम लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म होता है। दोस्त आगे की वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।